सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। आज ना बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज टॉपिक अपना फेवरेट पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर 1 से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ना आपके लिए एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग मीम लेके आया हूँ। आपको बिजनेस स्टडीज़ नहीं समझनी, आपको बस वो मीम समझना है जो मैं समझाऊंगा और आपको ये सारा का सारा टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। और बात मेरी ध्यान है ना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एनसीईआरटी है खास, बाकी सब बकवास। आपका सीयूईटी हो, आपका चाहे बोर्ड्स हो, भाई डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडीज के भी है और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे ही बनते हैं। एक बारी चाहे देख लेना पहले जाके, ठीक है। और आपका मेरा लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है, क्यों? क्योंकि मैं डेप्थ में बहुत ज्यादा जाके पढ़ाता हूं। क्यों? मैं चाहता हूं आपके बोर्ड में भी फुल मार्क्स आए, आपके सीयूईटी में भी फुल मार्क्स आए। और वो चीज ना ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होती, वो घुस के गहराई से पढ़ने से होती है। और आपको अगर नहीं पढ़े हो ना, एक बार एक लेक्चर पढ़ाने का मौका दे दो, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। चलो अब बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, हम ये भी छोड़ देते हैं कि हम बिजनेस स्टडीज यहां पढ़ रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम तो भैया एक मीम देख रहे हैं। जरा मीम को समझ लेते हैं, फिर बाकी तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा। जरा देखो और बताओ, ये मीम तुमने देखा है नहीं देखा? दूर से सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। ये बलदेव, चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। दूर से सब्बल चलाओ बलदेव। भाई भाई यहाँ पे एक बंदा पूरा गिरते गिरते अपनी जान खोते खोते बचा और ये कह रहा है बंदा कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। ये पीछे आपने देखा हो ना देखा हो, भाई बड़ा वायरल हुआ था और इस पे इतने क्रेजी मिक्सेस बने थे। बट खैर देखो, यहाँ पे ना हम जरा सिचुएशन को समझते हुई क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुई है सिचुएशन। एक ओनर था, उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया मेरे को ना अपने मकान तोड़वा के ना नया मकान बनवाना है। तो उसने क्या करा, उसने हायर किया एक कॉन्ट्रैक्टर को, जिसको हम हिंदी में ठेकेदार कहते हैं। अब यहां पे जो हमने पूरा सिनेरियो देखा, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर कौन था? जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, जो कह रहा था कोई नहीं कोई नहीं, को सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर था। अब इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा बलदेव आजा बेटा और ये जरा बिल्डिंग मेरी गिरवाने में मदद कर दे, ठीक है। तो यहां पे ना आप देख रहे हो, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक ना लेवल से बन गए हैं, ठीक है। अब यहां पे समझो एक चीज और हुई है। ओनर ने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई देख ये मकान टूट जाना चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक अथॉरिटी भी दी ओनर ने कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई तुझे जैसे तोड़वाना है तोड़वा, तू बलदेव को हायर कर, तू हरदेव को हायर कर, तू मशीन से तोड़वा, तू हथौड़े से तोड़वा, तू खुद जाके घूसे मार के तोड़, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस बिल्डिंग टूटी हुई चाहिए, ठीक है। तो एक जिम्मेदारी भी दी और साथ में अथॉरिटी भी दी काम को निभाने की, ठीक है। अब यहीं से ये जो इतनी फैंसी डिफिकल्ट तुम्हें लैंग्वेज लगती है ना एनसीईआरटी की, ये लो अब तुम्हें आप समझ में आएगी। यहीं से ये सारी किस्सा यहां पे समझ में आता है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म used for certain function performed by individual in an enterprise who are bound together in a hierarchy of relationships, ठीक है। बहुत फैंसी भाषा लिखी हुई है। अच्छा सुनो, hierarchy of relationships को कर लो भैया ढंग से मार्क, अपनी बुक में ऐसे घुचड़ मुचड़ करके मार्क कर लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं 3। अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो ये 3 वर्ड जरूर लिख के आना, आपका जो चेकर है वो इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या कहा गया है, मैनेजमेंट एक टर्म है, यूनिवर्सल टर्म है, जिसमें क्या होता है कि कई सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं और एक काम को निपटाते हैं। पर वो क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आए, कई सारे लोग ही तो एक साथ काम करते हैं किसी भी काम को, वो कई सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं ना, तो एक हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। अब हायरार्की का क्या मतलब होता है? मैं हमेशा क्या कहता हूं, बिजनेस स्टडीज सीखने से पहले इंग्लिश सीख के आ जाओ। हायरार्की का क्या मतलब होता है इंग्लिश में कि भाई एक इंसान है, उसके नीचे कुछ इंसान, उसके नीचे कुछ इंसान, उसके नीचे कुछ इंसान और उसके ऊपर फिर कोई और इंसान, ये होती है हायरार्की, ठीक है। तो यहां पे हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप बन जाती है क्योंकि एक काम को निपटाने के लिए कई सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो ऐसा होना मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात होगा कि एक इंसान होगा, उसके नीचे कई सारे लोग हैं और उनके नीचे और सारे लोग होंगे, ठीक है। बस यही बात को यहां पे कहा गया है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब ये 2 लाइनें बड़ी ध्यान से सुनना, अभी मैंने वैसे समझाई भी है। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है यहां पे। To be able to fulfill that responsibility, he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. मैंने अभी बात जो समझाई थी ना, बस वही बात यहाँ पे थोड़ी फैंसी इंग्लिश में बोल दी। क्या बात है कि भैया जो भी इंसान हायरार्की में होता है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कुछ काम निपटाने की, एक टास्क निपटाने की, और साथ के साथ
उसे अथॉरिटी भी दी जाती है थोड़ी बहुत डिसीजंस खुद से लेने की, ताकि वो काम निपटा सके। बस यही बात, यहीं पे दो ये लाइनें बोली, इस लाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई, इस लाइन में अथॉरिटी की बात हो गई। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब सुनो, ये अब फाइनल लाइन में बस कंक्लूजन निकल रही है ऊपर वाली बातों की। दिस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट गिव राइज टू डिफरेंट लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होता है जो ऊपर से नीचे दी जाती है, ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बना देते हैं। यहां के केस में क्या था, सुपीरियर ओनर था और उससे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे की तरफ बह के पहुंच गई कॉन्ट्रैक्टर के पास। ठीक है, तो बस ये सब कुछ यहां पे यही एक्सप्लेन्ड है। बट तुमने अभी एक चीज अगर नोट करी हो ना, मैंने इस सारी इक्वेशन में बलदेव का नाम नहीं लिया, इसमें बलदेव को नहीं लिया। ठीक है, बलदेव को मैंने मैनेजमेंट नहीं कहा, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, और ये ना इतनी इंटरेस्टिंग चीज है, तुम मानोगे मेरे को ना ये कंफ्यूजन बोर्ड मैंने दिया था ना उस तब भी नहीं क्लियर थी। मैं जब कॉलेज में गया था तब मुझे पता चला था एनसीईआरटी में कितनी बड़ी गलती है। क्या गलती है मैं तुम्हें दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक बात अपने जहन में बिठा लेना, अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये ग्राफ जरूर, ये टेबल जरूर, डायग्राम, भाई सब बोल दिया, डायग्राम जरूर बना के आना। ठीक है, क्योंकि आपके ना बोर्ड में प्रेजेंटेशन के उतने ही नंबर होते हैं जितने नंबर आपके करेक्ट आंसर के होते हैं। तो डायग्राम बनना बड़ा जरूरी है। इजी सा डायग्राम है, देख लो, इसे बना के आ जाना। ठीक है, और यहां पे अब गलती क्या कर रखी है इन्होंने, यहां पे गलती इन्होंने ये कर रखी है, देखो आपका टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये क्या है क्यों है अभी समझेंगे हम, वो बात की बात है। पर हमारा जो एक्चुअल काम करती है वो होती है वर्कफोर्स, उसका तो डिस्कशन ही नहीं किया एनसीईआरटी में। ठीक है, आपको ये समझना है बलदेव जो था, जो तोड़ रहा था, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट नहीं है जो कई बच्चे समझ के बैठ जाते हैं। मैं खुद समझता था ये बात को, वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट नहीं है, वो वर्कफोर्स है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट वो कॉन्ट्रैक्टर की थी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का काम कभी खुद से काम करना नहीं होता, उनका काम हमेशा लोगों से काम करना है। वर्कफोर्स होती है जो एक्चुअल काम करती है। और इस बात को समझाने के लिए ना एक बड़ा अच्छा सा मैंने और मीम सा निकाला है, ये देखो, ये होती है, अगर आपके कोई नोन काम करते हैं ना कंपनीज में, वो आपको बताएंगे, ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, वो उसके ऊपर उसके नीचे शिफ्ट करती है, फिर उसके नीचे ऑपरेशनल वो शिफ्ट करती है, और सबसे बुरी हालत होती है वर्कफोर्स की, जो कि सारी ऊपर से नीचे से ऊपर की सबकी शिफ्ट इनके ऊपर आके गिरती है। ठीक है, ये है रियलिटी कॉर्पोरेट्स वगैरह में काम करने की कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वर्कफोर्स एक्चुअल काम करती है और मैनेजमेंट का काम करना नहीं होता। मैनेजमेंट का क्या काम होता है ये अभी हम समझेंगे। इनफैक्ट अभी ये देखो, अभी तुम्हें ये बात समझ में आ गई। अब हम जो आगे पढ़ने वाले ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई, बट आगे जो पढ़ रहे हैं ना हम पढ़ ही रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या टास्क होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या टास्क होते हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट। वैसे कभी उसे ऑफिशियली लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं कहा जाता, ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहा जाता है। थोड़ी इज्जत दी जाती है यार, लोअर लेवल किसी को तुम कहोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इतनी तो समझदारी रखो ना यार, तुम भी बदतमीजी पे आ जाते हो सारे। ठीक है, पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें इनके सारे फंक्शन समझने हैं। पर तुम्हें पता है मेरा पढ़ाने का तरीका, भूल जाओ हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, भूल जाओ हम 12th क्लास की बात कर रहे हैं, तुम्हें ना एक केस स्टडी बता रहा हूं, उस केस स्टडी को समझ लेना। उस केस स्टडी को तुमने ढंग से समझ लिया ना, ये सारे इंग्लिश तुम्हें बड़ी आसानी से समझ आएगी, जैसे बलदेव के साथ हुआ था। ठीक है, सुनो केस स्टडी क्या है, भूल जाओ बिजनेस स्टडीज को। देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी की, जो कि है संजीव कपूर सर की। कौन है ये? देखो, अगर तुम अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना, वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ये 1990s में ना बहुत बड़े टीवी सेलिब्रिटी शेफ थे। ठीक है, ये इंडिया के सबसे पहले टीवी सेलिब्रिटी शेफ थे, और आज की डेट में इनकी जो नेटवर्थ है ना, वो राउंड अबाउट, यहाँ पे इस आर्टिकल में कहीं लिखा हुआ था, मेरे को दिख नहीं रहा, ये रहा, राउंड अबाउट हर आर्टिकल कहता है इनकी 1100 to 1200 करोड़ की वर्थ है, और ये वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट शेफ्स में से आते हैं। ठीक है, पर इनकी नेटवर्थ बनी कैसे? इनका एक रेस्टोरेंट है, ऑल्दो इनका एक और बिजनेस है जिसमें यूटेंसिल सेल करते हैं, पर इनका एक रेस्टोरेंट है येलो चिली के नाम से। मेरे घर के पास है ये इनकी एक ब्रांच, जो कि प्रीत विहार में है। ठीक है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी ब्रांचेज है संजीव कपूर सर के रेस्टोरेंट की, और यहाँ की जो आइटम्स है ना, बड़ी यूनिक और बड़ी टेस्टी है। यहाँ पे मैंने कुरकुरी भिंडी खाई थी, बताऊंगा मैं क्यों इसका डिस्कशन कर रहा हूँ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल चीज। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है भाई, हम ना क्या समझने वाले हैं, हम आज संजीव कपूर सर के बिजनेस को समझेंगे कि ये कैसे ऑपरेट होता है। और जहां तुमने ये बिजनेस समझ लिया ना, एनसीईआरटी तुम्हें बच्चों का खेल लगेगी। समझो क्या होता है, देखो यार, एक रेस्टोरेंट बिजनेस में ना सबसे टॉप पे होता है
एग्जीक्यूटिव शेफ, जो कि हमारे यहां के केस में है संजीव कपूर सर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव शेफ का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव शेफ ना कभी रेस्टोरेंट में तो जाता नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा इनॉग्रेशन करने चला जाएगा, उसके बाद एक आध बारी कभी छापामारी करने गया, पर वो कभी रेस्टोरेंट में नहीं जाता अपने खुद के। ठीक है, एग्जीक्यूटिव शेफ का क्या काम होता है भाई? जो भी डिशेस है मेन्यू में वो डिसाइड करना, उन डिशेस की एग्जैक्ट रेसिपी डिसाइड करना कि क्या चीज कितने अमाउंट में डलनी है, उन डिशेस का क्या क्या अमाउंट होना है वो डिसाइड करना। ठीक है, वो डिशेस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होंगी वो डिसाइड करना, और वो डिशेस को लेके मेरे रेस्टोरेंट्स कहाँ चलेंगे उन लोकेशंस को डिसाइड करना। तो एग्जीक्यूटिव शेफ का ना सबसे टॉप लेवल काम होता है, वो खुद कुकिंग नहीं करेगा, वो खुद जाके नहीं किचन में देखेगा, वो सब कुछ डिसाइड करेगा। अब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव शेफ के अंडर आते हैं हेड शेफ। हेड शेफ का क्या काम होता है? देखो, एग्जीक्यूटिव शेफ जो संजीव कपूर सर है, उन्होंने सारी अपनी मेन्यू, उसकी रेसिपी सब कुछ डिसाइड कर ली। अब वो रेस्टोरेंट्स खोलेंगे अलग अलग जगहों पे। ठीक है, वो उनके इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लगभग जहां तक है इनका रिपोर्टेडली 60 to 70 रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके यूएस में भी हैं, दुबई में भी हैं। ठीक है, अब उन रेस्टोरेंट्स को ऑब्वियस सी तो बात है ना, जाके संजीव कपूर खुद तो नहीं चलाएंगे भाई। उन्होंने क्या रखे हैं? हेड शेफ, जो कि आपके क्या होते हैं, उस रेस्टोरेंट के एक तरीके से मालिक होते हैं। ठीक है, मतलब उस ब्रांच के। अच्छा, मालिक इन द सेंस लिटरल टर्म में मत समझ लेना, ओनर वो ऑफ कोर्स पेड सैलरी होती है, उनकी स्टाफ ही होता है, उनको कोई प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता। बट कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो उस रेस्टोरेंट को, जो भी उसकी ब्रांच है उसको वो चलाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है। तो हेड शेफ का क्या काम होता है? हेड शेफ का भी काम अगेन, उसका काम ना किचन में जो होता है, एक्चुअल किचन में वो थोड़ा कम होता है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, दिन में एक दो विजिट तो लेगा ही, पर उसका भी काम ये नहीं होता कि वो किचन में बैठ के कुकिंग कर रहा है। उसका काम ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मतलब उसका काम पूरे किचन को चलाना है। ठीक है, कि भैया हमारे जो सारे कस्टमर्स आ रहे हैं वो खुश है नहीं है, उनसे जाके उनका रिव्यू लेना। ठीक है, हमारे हाइजीन ठीक से है नहीं है, जो हमारी जो रेसिपी दी है ऊपर से संजीव कपूर सर से जो रेसिपी आई है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है नहीं हो रही, हमारे रेस्टोरेंट में प्रॉपर सप्लाईज है या नहीं है, हमारे रेस्टोरेंट की ब्रांच की हमारी क्या कहते हैं रिव्यूज कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो भैया पूरी ब्रांच की जिम्मेदारी हेड शेफ की होती है। अगर कुछ भी ब्रांच में कांड हुआ तो हेड शेफ को पकड़ा जाएगा और किसी को भी नहीं पकड़ा जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अब हेड शेफ के नीचे होते हैं सूस शेफ। ठीक है, अब ये होते हैं एक्चुअल शेफ, जो कि किचन में खड़े होके काम करवाते हैं। ठीक है, देखो हेड शेफ तो एक दो बार किचन 4-5 बार विजिट करेगा, पर सूस शेफ का काम होता है पूरे दिन किचन में खड़े होना, मेक श्योर करना जितनी भी डिशेस जा रही हैं बाहर वो बिल्कुल अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड है, प्रेजेंटेशन ठीक है, फ्रेश हैं। उसके अलावा जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और हाइजीन स्टैंडर्ड सेट करेंगे हैं हेड शेफ के द्वारा, जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ से उन्हें मिले हैं, वो सब कुछ फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, स्टाफ प्रॉपर है नहीं है, ठीक है, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये सारा काम होता है सूस शेफ का काम देखना। और वर्कफोर्स में सूस शेफ के नीचे कौन होते हैं? देखो ये तो हुए टॉप पे, ये हुए यहां पे बना भी हुआ, ये हुआ मिडल पे, ये हुए ऑपरेशनल पे, पर हमारे लाइन शेफ होते हैं जो कि होते हैं वर्कफोर्स। ठीक है, वर्कफोर्स का क्या मतलब हुआ? जो मैंने बताया था, एक्चुअल काम कुकिंग का ये लाइन शेफ करते हैं। अभी तक ये सारे शेफ्स ने एक्चुअल कुकिंग का काम तो करा ही नहीं है, जो डे टू डे कुकिंग का काम करते हैं वो लाइन शेफ करते हैं। और सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं मजे की, इसको ना इस सारे बिजनेस मॉडल को अपने घर के पास वाले होटल या रेस्टोरेंट से मत कंपेयर करना भाई, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल चेन की बात कर रहे हैं, ऐसी हायरार्की बनती है इन बड़ी बड़ी चेन्स में। और पता है बिजनेस स्टडीज की क्लास 12 को हम कहते हैं अरे भैया ये तो थियोरेटिकल रटने वाला सब्जेक्ट है, भाई इससे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारी 12th में। ये ना उतने बड़े बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस की हमें स्ट्रक्चरिंग सिखाता है जो हमने देखी भी नहीं है, और उसका यही एग्जांपल है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव शेफ, हेड शेफ, सूस शेफ, और फिर हमारे लाइन शेफ होते हैं जो एक्चुअल कुकिंग करते हैं। और मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताता हूं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये जो लाइन शेफ्स होते हैं ना, हर कुकिंग के प्रोसेस के लिए अलग होता है। वेजिटेबल कट करने के लिए एक शेफ होगा जिसका काम सिर्फ वेजिटेबल काटना होगा, मीट का एक शेफ होगा जो सिर्फ मीट का ध्यान रखेगा, उसे काटेगा, एक ग्रिल का शेफ होगा जो सिर्फ ग्रिल पे खड़ा होगा, एक आपका ऐसे ही बॉइलिंग और इधर उधर काम का मूवमेंट करने का शेफ होगा जो सिर्फ यही काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस इनके सारे के सारी चीजें ऑपरेट करती हैं। अब एक और मजे की बात दिखाऊं मैं तुम्हें, एक और मजे की बात बताऊं, ये जो मैंने हैट्स बनाई है ना, मजाक नहीं है, एक्चुअल में रेस्टोरेंट बिजनेस में जितनी ऊंची हैट होती है ना,
उतना ही ऊंचा ओहदा है उस शेफ का उस रेस्टोरेंट में। सबसे ऊंची हैट, सबसे लंबी हैट यानी एग्जीक्यूटिव हैट, उससे नीचे हेड शेफ, उससे कम सोस शेफ, और सबसे छोटी वाली हैट जो होती है वो लाइन शेफ्स की होती है। ठीक है, चलो आई होप तुम्हें रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया है ना तो अब एनसीईआरटी को समझने का काम तुम्हारे लिए चुटकियों का रह गया। अगर नहीं हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी अब हम इसी बेसिस पे समझेंगे। सुनो, अब टॉप मैनेजमेंट यानी एग्जीक्यूटिव शेफ यानी संजीव कपूर जो कि सीईओ है येलो चिली के, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं अब समझो सीधी सीधी सिंपल भाषा में। हमारे उनके क्या सबसे पहला फंक्शन है, देखो सबसे पहली चीज एनसीईआरटी ना बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, इन्होंने 5 इनके फंक्शन है, उसको इन्होंने पॉइंट नहीं किया हुआ, मैंने खुद ही पॉइंटर्स बनाए हैं, आप अपनी बुक में पॉइंटर बना के हाईलाइट करके खुद पॉइंट लिख लेना। सबसे पहला उनका क्या है, इंटीग्रेट diverse elements and coordinate activities of different department according to overall objective of the organization। अब देखो यहां पे मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन में ना तुम्हें एक चीज छुपा के रखी, एक चीज तुम्हें बताई नहीं। देखो मैंने क्या बोला, टॉप मैनेजमेंट में कौन बैठे हैं, संजीव कपूर सर जो कि एग्जीक्यूटिव शेफ है, बट उनके साथ यार एक बात समझो, इतने बड़े रेस्टोरेंट की चेन में क्या सिर्फ खाना बनाने का काम है? ऑब्वियस सी बात नहीं है, और भी तो कितने काम है भाई, मार्केटिंग भी तो करनी है, इतने बड़े पैसे करोड़ों रुपए लगा के हमने रेस्टोरेंट खोले, उनकी मार्केटिंग भी होगी, एक फाइनेंस का भी बंदा होगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो कि नए नए रेस्टोरेंट की ब्रांचेस खोलने के लिए पैसा इकट्ठा करेगा, लोन पे लाएगा, कैसे भी लेके आएगा, एक एचआर का भी हेड होगा जो कि इतने सारी वर्कफोर्स काम कर रही है, उनकी भाई एचआर की भी तो जरूरत होती है कि भाई उनकी हायरिंग कैसे होगी, उनकी सैलरीज कैसे जाएंगी, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देखना। तो संजीव कपूर सर नहीं है सिर्फ टॉप पे, हमारे और भी लोग हैं, मार्केटिंग सीएमओ जिसे हम कहते हैं, मार्केटिंग का बंदा जो कि बताता है पूरी दुनिया को कि भैया हमारा ऐसे ऐसे करके रेस्टोरेंट है, यहां पे है आओ खाने। सीएफओ होता है जो सारे फाइनेंसेस खर्चे वर्चे सारे देखता है। एचआर का हेड होता है जो कि सारा ह्यूमन रिसोर्स, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं उनकी देखभाल करता है। अब देखो संजीव कपूर सर जो कि सेंटर में है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, जो सीईओ हैं, उनका काम क्या है, उनका काम यह है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना वो मैं सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके सेट कर पाऊं। ठीक है, मानो मेरे को नहीं पता, मानो येलो चिली का इस साल का गोल है कि भैया हमें यूएस में 3 नए रेस्टोरेंट खोलने, कैलिफोर्निया में, बॉस्टन में और वॉशिंगटन में, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो अब क्या है, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाके खोल लेंगे सीधा, उन्हें मार्केटिंग वालों को बताना पड़ेगा कि भैया हमारा ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट खोलने का मन कर रहा है, इन एरियाज में जरा मार्केटिंग करो। उन्हें फाइनेंस वालों को बताना है कि भैया इस एरिया में हम खरीद रहे हैं रेस्टोरेंट, तो जरा इस हिसाब से फंड रेज करो। एचआर वालों को बताना पड़ेगा कि भैया हायरिंग कर लो, ऐसे ऐसे काम आने वाला है। ठीक है, तो भाई एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ये नहीं होता कि सिर्फ अपना अपना देखो। ठीक है, उन्हें सारे, स्पेशली एज अ सीईओ, सारे डाइवर्स फंक्शंस को करना होता है एक साथ इकट्ठा, और उन सबको एक ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ बढ़ाना होता है। ठीक है, अब सुनो सेकंड क्या है, द टॉप लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऊपर पढ़ा था हमने क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, आपका क्या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पे ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए। अगर कल को येलो चिली बंद हुआ ना, अगर इनका लॉस हुआ, अगर ये शट डाउन हो गए, सबसे पहले पता है किसको बोला जाएगा, वो उसको सूस शेफ को नहीं बोला जाएगा, किस स्टाफ को नहीं बोला जाएगा, सबसे पहले संजीव कपूर पे नाम आएगा। सबसे पहले जो डेटर्स हैं, जो जनता है, जो सारे लोग हैं मीडिया के, वो सबसे पहले संदीप कपूर को जाके गाली बकेंगे, भैया इनकी लीडरशिप में नहीं चले इनके रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक जो ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है ना टॉप लेवल, वो रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर और ग्रोथ के लिए। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम होता है कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का वैसे हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी तो चलो छोड़ दो। ठीक है, बट बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस के आसपास क्या चल रहा है उसको समझ के सही डिसीजन लेना ताकि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, अगर मानो संजीव कपूर का कोई और राइवल, मानो रणवीर बरार ने अपना चेन खोल ली और उनके येलो चिली के साइड में ही सारी वो अपनी चेन्स खोल रहे हैं, तो उस हिसाब से उन्हें इनोवेशन करनी पड़ेगी। जैसे कुरकुरी भिंडी इनकी एक इनोवेशन है, ठीक है, कि ऐसी डिश ला के दे दो जो किसी के पास है ही नहीं, और उससे फिर अपने आप को
अपना सर्वाइवल बना के रखो। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, याद है ना, ब्लॉकबस्टर की हमने बात करी थी कि भैया ब्लॉकबस्टर के पास नेटफ्लिक्स आया था कि मुझे खरीद लो 400 करोड़ रुपए में। आज नेटफ्लिक्स 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी और ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गई। क्यों बैंकरप्ट हो गई? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं कि भैया ये सीडी का बिजनेस खत्म हो चुका है, मूवी अब सीडीज पे नहीं जाएगी, अब इंटरनेट का जमाना आ रहा है, इंटरनेट पे रेंट पे जाया करेंगी। उन्होंने इस बात को नहीं समझा, इसलिए बैंकरप्ट हो गए। नेटफ्लिक्स ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी खरीदने की, उन्होंने ली नहीं। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल मोड में रखना, ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम है। नहीं करो तो भाई सुनोगे दुनिया से। अच्छा, अगला, दे फॉर्मुलेट ग्रो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, फर्स्ट वाला पॉइंट और ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, आपका वही, मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, एनसीईआरटी लंबी है ही नहीं, मेरे तरीके से पढ़ो, आधी चीजें तुम्हें रिपीट होती हुई दिखेंगी, तुम्हें एक चीज याद करनी है, उससे तुम 2 बातें अपने आप बना के कराओगे। ठीक है, यहां पे क्या है, बातों में फर्क है, मैं ये नहीं कह रहा फर्क नहीं है, बट कहीं ना कहीं देखो सिमिलर है, दिमाग से खेलो थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे क्या बात करिए, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो है वो टॉप लेवल ही सेट करते हैं और कैसे स्ट्रैटेजी बना के अचीव करना, ये भी टॉप लेवल का काम है। ठीक है, पर अब वो स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करके उस सारे गोल को, हर डिपार्टमेंट को उस गोल की तरफ लगाना, ये भी टॉप मैनेजमेंट का काम है। समझ रहे हो, सीधी सी बात है। अब सुनो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कहा गया है कि यही टॉप लेवल मैनेजमेंट बिजनेस का जो भी इंपैक्ट है सोसाइटी पे और जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर संजीव कपूर के येलो चिली रेस्टोरेंट में कभी किसी के खाने में से चूहा मरा हुआ निकला ना, लोग वहां के वेटर, वहां के शेफ का गर्दन नहीं पकड़ेंगे, सबसे पहले जाके ट्विटर मॉब जाएगा, ट्वीट पे सबसे पहले संजीव कपूर को ऐड करा जाएगा, तुम्हारे रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है। अभी एक रेलवे में रेलवे के खाने में से एक मरा चूहा निकल गया था, बंदे को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। ठीक है, और ये चीज जोमैटो के भी केस में हुई थी। सबसे पहले उस बंदे ने पता है क्या किया ट्विटर पे, उस बंदे ने रेलवे मिनिस्टर को जाके सीधा टैग करा। वो थोड़ी ना बना रहा है खाना, खाना तो कोई शेफ बना रहा है, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। जो गर्दन है वो पकड़ी रेलवे मिनिस्टर की ही जाएगी ट्विटर मॉब के द्वारा कि भैया तुम्हारे बिजनेस में क्या हो रहा है, तुम्हारे काम में क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है। ठीक है, तो ये बात होती है। और अगर तुमने थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाने का तरीका ऑब्जर्व किया हो, थोड़ा सा भी तुम समझ से अब चल रहे हो, तो तुम ये बात नोटिस करोगे कि 5th पॉइंट और 3rd पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर से। मैंने बोला ना आलस है इनको। ठीक है, सॉरी, हमारा 5th पॉइंट और हमारा 2nd पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज एंड इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट, ऑन द सोसाइटी। ठीक है, ये बिजनेस के काम होते हैं। देखो कितने कॉमन से, मतलब डिफरेंट है बट कितनी सिमिलैरिटी है। तुम्हें याद करने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं याद करनी, एक चीज को याद कर लो, थोड़ी सी लैंग्वेज बदलनी है, थोड़ा सा अलग मतलब समझना है। ठीक है, तो भैया ये सारे काम होते हैं हमारे किनके? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी हेड शेफ की अब बात करेंगे। ठीक है, जो कि एक ब्रांच का, जो मैंने बोला ना, एक कहने के लिए ओनर है। ठीक है, मतलब उस ब्रांच की जिम्मेदारी उसके पास है। अब सुनो उसके क्या क्या काम है, जरा उसके काम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और यहां पे ना एक बड़ी गलत चीज है, इंटरप्रेट के साथ ना एनसीईआरटी है, वही गलतियां तो करी रखी है, इंटरप्रेट एंड इंप्लीमेंट दोनों होना चाहिए था। ठीक है, बट चलो कोई नहीं। यहां पे क्या कहा गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज दी हैं, यानी कि भाई देखो संजीव कपूर के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और संजीव कपूर है, उन्होंने हेड शेफ को क्या कहा, सैन फ्रांसिस्को वाली ब्रांच के, भैया ये सारी रेसिपीज हैं, ठीक है, ये सारी डिशेज की ये रेसिपीज देखनी है कि ये सारे इस तरीके से रेसिपीज बन रही है नहीं बन रही। ठीक है, आपके अगर यहाँ पे कोई चक्कर आया टेस्ट में तो तुम्हें मैं पकड़ूंगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी उन्होंने जो रिव्यू का स्टेटस दिया कि भैया 4 स्टार से नीचे रिव्यू नहीं होने, तो ये पॉलिसी उन्होंने दी है इंप्लीमेंट हेड शेफ को करना है कि मेरे ब्रांच में ये हो रही है इंप्लीमेंट या नहीं हो रही है। ठीक है, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैव नेसेसरी पर्सनल। मतलब क्या है, देखो हेड शेफ का ही काम है ये मेक श्योर करना कि उनके रेस्टोरेंट में नेसेसरी लोग हो, मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सर्च शेफ हो, लाइन शेफ हो। पर एक बात समझो,
एक रेस्टोरेंट को क्या सिर्फ शेफ चलाते हैं? नहीं, एक दो अकाउंटेंट्स भी चाहिए होंगे, एक एचआर की भी बंदी चाहिए होगी जो सारे स्टाफ को मैनेज करे, ठीक है, एक हमारे अलावा उसका एक फाइनेंस का हो गया, एचआर का हो गया, एक शायद मार्केटिंग का भी बंदा चाहिए जो लोकल एरियाज में जाके अवेयरनेस फैलाए, डिजिटल एड्स रन करे रेस्टोरेंट के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। तो है ये सारा काम हेड शेफ का है कि देखना सारे शेफ भी पूरे हैं, सारा स्टाफ भी पूरा है, ठीक है। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, बहुत सिंपल सा है ना काम कि भैया, बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि भैया सारे जितने लोग हायर हैं उनके उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको सारे रिक्वायर्ड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ठीक है। अगर आपका पता है ये लड़का भाई अभी नया नया है तो ऑब्वियसली बात है उसे आप लाइन शेफ बनाओगे, सूस शेफ तो बना नहीं दोगे, ठीक है। अब मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, ये भी बड़ा सिंपल सा बात है। देखो ऑल्दो हेड शेफ इतना रेस्टोरेंट में नहीं जाता, बट मैंने बोला ना, मतलब सॉरी किचन में इतना नहीं जाता, पर वो जाता है ना 1 2 3 4 बार, तो उस टाइम जाके उसको सारे स्टाफ को मोटिवेट करना, जितना भी स्टाफ है उनसे एक डेली मीटिंग रख के उन्हें मोटिवेट करना कि भैया काम, हमारा गोल ये है, ऐसा काम करना है, हम इस तरीके की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, संजीव कपूर सर का ये रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे क्वालिटी कोई सब स्टैंडर्ड होना ऑप्शन भी नहीं है। इस तरीके की मोटिवेशन वो देते होंगे, ठीक है। अब सुनो उसके आगे, coordinate cooperate with the other department for smooth functioning, cooperate with different departments for smooth functioning of the, एक आधा वर्ड होगा, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इनका क्या काम है? देखो यार, एक हेड शेफ का समझो वो चला तो रहा है रेस्टोरेंट, उसका ओनर भी एक तरीके से वही है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में, पर क्या सारे डिसीजंस वो सिर्फ अपनी नॉलेज पे ले लेगा? नहीं, उसने फाइनेंस का भी बंदा हायर करा है अपने और अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपनी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो उससे पूछेगा ना भाई खर्चा पानी क्या है, मेरे को रॉ मटेरियल में लाना है, मेरे को नई टेबल्स लगानी है, उसका क्या बजट है मेरे को बता, ठीक है। वो एचआर से भी बात करेगा कि यार ये वाला शेफ मेरा छोड़ के जा रहा है, नया हायर करो शेफ, ठीक है। तो भाई उसे अपने जो ब्रांच है उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है ताकि चीजें स्मूथली चलती रहे ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट, एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। मतलब क्या है? देखो, जैसे पब्लिक को टॉप लेवल मैनेजमेंट अकाउंटेबल होती है, अगर रेस्टोरेंट में कुछ भी पंगा हुआ तो पब्लिक गर्दन किसका पकड़ेगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। पर अगर किसी ब्रांच में गड़बड़ हुई, ठीक है, तो ब्रांच का कोई बंदा नहीं पकड़ा जाएगा, सबसे पहले उस ब्रांच का हेड शेफ पकड़ा जाएगा कि भाई तेरी ब्रांच में क्या हो गया है, कैसे हो गया। अब समझो कैसे होता है। मानो सैन फ्रांसिस्को की ब्रांच में चूहा निकला एक डिश में से, पब्लिक किसका जाके गर्दन पकड़ेगी? पब्लिक पकड़ेगी संजीव कपूर की, वो टॉप मैनेजमेंट है। पर संजीव कपूर का पब्लिक के आगे हाथ जोड़ने के बाद, खैर कभी मतलब खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होना, ठीक है, संजीव कपूर पब्लिक के आगे हाथ जोड़ने के बाद फिर वो भी तो जाएंगे ना सैन फ्रांसिस्को के हेड शेफ के पास, उसकी गर्दन पकड़ेंगे कि अबे भाई ये कैसे हो गया तेरी ब्रांच में। समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सुनो, ये ही काम है हमारे, 5 काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। अब हमारी क्या आ जाती है? अब हमारी आती है ऑपरेशनल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, जो कि मैंने बोला था सुस शेफ, ठीक है। अब ये क्या है? इनके नीचे सारे लाइन शेफ काम करते हैं जो एक्चुअल कुकिंग करते हैं, सुस शेफ बस इनके सर पे खड़े होकर काम करवाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या क्या काम है? पहला काम है इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। भाई सिंपल सी बात है, ये पॉइंट अगर अब तुमने अगेन मेरा पढ़ाने का तरीका ऑब्जर्व किया हो, कितना सिंपल रिपीटिशन है, ठीक है। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है? अपने जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के है उनकी पॉलिसीज इंटरप्रेट करके पास ऑन करती है। और ये क्या करते हैं? रिपीटिंग पॉइंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का समझा हुआ सारा क्या कहते हैं आपका लाइन वर्कर्स जो वर्कफोर्स होती है उनसे मेक श्योर करते हैं कि काम हो रहा नहीं हो रहा। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज एंड ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये लोग एक्चुअल लोगों से काम करवा रहे हैं, वर्कफोर्स से काम करवा रहे हैं, तो इनके एफर्ट से ही तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल रुकेगी कि भाई फूड वेस्ट ना हो रहा हो, हमारी जो सप्लाई है, जो हमारे रॉ मटेरियल है वो वेस्ट ना हो रहे हो, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रही है, ठीक है। यानी कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन है, ठीक है। आपका यानी क्या मतलब है कि भैया यही तो मेक श्योर करेंगे फूड जो है वो मेरे सामने जो शेफ पका रहा है वो ठीक से पक रहा है नहीं पक रहा, सेफ्टी है या नहीं है, ये सारा इन्हीं का ही तो काम हुआ, क्योंकि ये एक्चुअल वर्कफोर्स में बैठ के काम करा रहे हैं।
तो भैया क्या हुआ अब इसका मतलब कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। मेरे को जो मतलब बताना था बता दिया मैंने। हमने टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट समझ लिया, क्या क्या फंक्शंस हैं इनके। हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी समझ लिया। और समझा कैसे? पहली चीज तो मीम से समझ ली, दूसरी चीज हमने केस स्टडी से समझ ली। अब सुनो, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कराने से पहले एक बात बोल देता हूँ। अगर तुमने अभी तक वीडियो देखी है ना, मतलब तुम्हें समझ तो आ रहा है, मजा भी आ रहा है तुम्हें पढ़ने में, क्योंकि मुझे पता है मैं मजेदार तरीके से पढ़ाता हूँ, पूरा डेप्थ में पढ़ा देता हूँ। तो भाई मेरा एक सपना पूरा करवाने में तुम्हें अपना योगदान करना है। मेरे को 10,000 बच्चे पढ़ाने बिजनेस स्टडीज के, और ये नहीं कि एक वीडियो पे 10,000 व्यूज। मुझे अपनी सारी वीडियोस पे मिनिमम 10,000 के व्यूज आसपास चाहिए कि मेरे को तसल्ली मिले मैंने इतना इंपैक्ट बनाया है। उसके लिए इतना छोटा सा काम कर लो, एक लाइक कर दो, कमेंट में बता दो कैसा लगा लेक्चर, और अपने स्कूल के, ट्यूशन के या दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, भैया इन टीचर का जाके एक बार लेक्चर देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा छोटा सा काम कर दो। अब सुनो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मजे की बात, मैं इसको पढ़ाने ही नहीं वाला क्योंकि एग्जाम में आना ही नहीं है। क्या आना है एग्जाम में? सुनो, मैंने जितना यहाँ मार्क करा हुआ है ना, ठीक है, अभी वीडियो पॉज करो, ये सारा अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो। ठीक है, यहां पे अपनी वीडियो पॉज करो, एनसीईआरटी में जाओ, मार्क कर लो। ठीक है, अभी पॉज करो, बच हो गया। ठीक है, इतना एनसीईआरटी में मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि भाई समझना, ये सारे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है ना, ये सारे जो इन्होंने बेफालतू में यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके पूरे पूरे चैप्टर हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब हम वो चैप्टर्स पढ़ लेंगे ना पूरे, तब वापस आके लाइन समझ लेना, तुम्हें 1% का मत्था भी नहीं मारना पड़ेगा, तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं समझाने बैठा मत्था मारना पड़ेगा, पर हम इनके पूरे चैप्टर्स ही पढ़ने वाले हैं, तो क्यों खामा का टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो दैट इज इट गाइस फॉर टुडेज लेक्चर। अब अगले लेक्चर में इस चैप्टर को करेंगे हम सियाराम, और कर देंगे भैया इसका आखिरी जो कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है पूरा। ठीक है, तो होप तुम्हें चीजें पसंद आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।